हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, बीएफएम में से मॉड्यूल ए का चैप्टर 5 का पार्ट 5 देखेंगे, फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। गोल्ड कार्ड स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम ईडीपीएमएस एंड फैक्टरिंग एंड फॉरफेटिंग। ये तीन टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले के टॉपिक यदि आपने नहीं देखे हैं तो डले हुए हैं चैनल पे, ये जरूर आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए आज का जो टॉपिक है फर्स्ट आपका गोल्ड कार्ड स्कीम। गोल्ड कार्ड स्कीम क्या होता है और ये जो स्कीम है वो एक्सपोर्टर के लिए है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, होता क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये आपके बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट पे जोर देती है। क्यों जोर देती है? ताकि यहां से गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट हो सके दूसरे कंट्री में और फॉरेन रिजर्व जो है सो इंडिया में बढ़ पाए। ठीक है, और यहाँ की करेंसी का भी डिमांड ज्यादा हो पाए। इसके वजह से जो गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्टर के लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटीज लाती है। उसमें से एक फैसिलिटी है आपका गोल्ड कार्ड स्कीम का। आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी छूट दिया जाता है, ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह फैसिलिटीज दिए जाते हैं एक्सपोर्टर के लिए। लेकिन आज यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं ये गोल्ड कार्ड स्कीम है। इसमें क्या होता है कि जब लोन लेने के लिए जाते हैं एक्सपोर्टर तो उसमें बहुत ज्यादा, एक तो जल्दी में उसे किया जाता है दूसरों कस्टमर की अपेक्षा। दूसरी बात है कि बहुत सारे उसमें छूट भी दिए जाते हैं, फैसिलिटीज दिए जाते हैं। ठीक है, जब वो लोन लेने के लिए जाता है, क्रेडिट फैसिलिटी वो लेता है एक्सपोर्ट्स करने के लिए। ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो ट्रेड पॉलिसी 2003 और 4 का था उस केस में ही गोल्ड कार्ड स्कीम को लॉन्च किया गया था वैसे लोगों के लिए जो क्रेडिट वर्दी एक्सपोर्टर है, जो एक्सपोर्टर सही से काम कर रहा है उसके लिए ये फैसिलिटी उस समय लाई गई थी। कब लाई गई थी? जो ट्रेड पॉलिसी 2003 एंड 4 की थी उस केस में क्रेडिट वर्दी जितने भी एक्सपोर्टर थे उसके लिए गोल्ड कार्ड स्कीम को लाया गया था, जिसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो। ठीक है, इसके फीचर्स की बात करें कि क्या क्या फीचर्स इसमें है, तो ऑल क्रेडिट वर्दी एक्सपोर्टर्स इंक्लूडिंग दोज इन स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर विद गुड ट्रैक ऑफ रिकॉर्ड, जिसका ट्रैक ऑफ रिकॉर्ड पास जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बढ़िया हो, वुड बी एलिजिबल फॉर इशू अ गोल्ड कार्ड बाय इंडिविजुअल बैंक। जहां से वो लोन ले रहा है एक्सपोर्ट के लिए वहां पे उसे आसानी से मिल जाए, उसे इस जो गोल्ड कार्ड स्कीम है उसका फायदा मिल पाए। कैसे लोगों को? जिसका गुड ट्रैक ऑफ रिकॉर्ड है। ठीक है, ये बात आपने देख ली। और क्या क्या इसमें होता है? द स्कीम विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर एक्सपोर्टर ब्लैक लिस्टेड बाय ईसीजीसी और हैविंग overdue bills in excess of 10% of the previous year's turnover। ये उन लोगों को नहीं मिलेगा जो ईसीजीसी ने ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है या आरबीआई ने ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है। ईसीजीसी क्या होता है? जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो एक्सपोर्टर को कॉन्फिडेंस देने के लिए उसे गारंटी दिया जाता है कि यदि आपका एक्सपोर्ट का पैसा नहीं आता है, पेमेंट नहीं आता है, उस केस में या तो किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो ईसीजीसी उसके लिए गारंटी देती है। ठीक है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, दूसरी बात है कि यदि आपका ओवरड्यू जो बिल अमाउंट है वो 10% से ज्यादा ओवरड्यू है, यदि लास्ट के जो ईयर्स हैं उसमें से जो बिल आउटस्टैंडिंग है 10% से ज्यादा है, तो भी आपको गोल्ड कार्ड स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ये 10% ये बिल अमाउंट किस चीज का है कि जैसे लास्ट ईयर जो आपने एक्सपोर्ट किया था तो उस एक्सपोर्ट का जो पैसा आपको मिलना था, जो पेमेंट मिलना था, उस एक्सपोर्ट में से 10% से ज्यादा यदि ओवर ड्यू है, नहीं मिला है पेमेंट, इसका मतलब है कि सही से आपका जो इंपोर्टर है वो सही से आपने चुनाव नहीं किया है, इंपोर्ट सही से एक्सपोर्ट नहीं किया है गुड्स को सही से, हर चीज को देखते हुए। तो कहने का मतलब 10% से ज्यादा यदि आपका एक्सपोर्ट ड्यू रहता है लास्ट जो ईयर था उसमें, तो वैसे केस में भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट है गोल्ड कार्ड एक्सपोर्ट होल्डर। जो एक्सपोर्टर्स गोल्ड कार्ड स्कीम का फायदा उठाएंगे विल बी ग्रांटेड बेटर टर्म्स ऑफ क्रेडिट इंक्लूडिंग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट में छूट दिया जाएगा आपको, सिंपलर नॉर्म्स में भी आपका सिंप्लीफाइड नॉर्म्स आपके लिए होगा, है ना, अंडर अ प्रोसेस फास्टर देन दोज एक्सटेंडेड टू अदर एक्सपोर्टर्स बाय द बैंक। दूसरे एक्सपोर्टर को जो फैसिलिटी दी जाएगी
उससे ज्यादा फास्ट आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारी बेनिफिट आपको मिल जाता है जब आप गोल्ड कार्ड होल्डर होते हैं तो। ठीक है, गोल्ड कार्ड होल्डर होने के लिए क्या है, एक तो आपका गुड ट्रैक ऑफ रिकॉर्ड होना चाहिए, ईसीजीसी के द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं होना चाहिए, 10% से ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए आपके बिल अमाउंट का। ऐसा यदि है तो आपको गोल्ड कार्ड स्कीम का फायदा मिल जाता है। और क्या फायदा मिलता है जब ये स्कीम का आप एलिजिबल हो जाते हैं तो, in principal limit will be sanctioned for a period of 3 years with a provisions for automatic renewal subject to fulfillment of terms and condition of the sanctions। एक बार यदि आपको मिल जाता है, इन प्रिंसिपल लिमिट मिल जाता है तो 3 साल तक वो मिल जाएगा, 3 साल तक के लिए वैलिड होता है। दूसरी बात है, यदि आप सही से फुलफिल कर रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन को तो ये ऑटो रिन्यू भी नेक्स्ट टाइम के लिए ये हो जाता है। तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिल जाता है जब आप गोल्ड कार्ड होल्डर हो जाते हैं तो। और क्या होता है फ्रेंड्स, a standby limit not less than 20% of assessed limit may be additionally made available to facilitate urgent credit needs for executing sudden order। अब होता क्या है कि आपने जो ऑर्डर लिया हुआ है एक्सपोर्ट करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को, सपोज करिए कि 100 करोड़ डॉलर का आपने लिया हुआ है। ठीक है, 100 करोड़ डॉलर का आपने लिया हुआ है, क्या आपने लिया हुआ है गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। अब एकाएक ऑर्डर जो है सो आपके पास और ज्यादा बढ़ जाता है। तो एकाएक जो बढ़ जाता है इसके लिए आपको 20%, है ना, नॉट लेस देन 20%, 20% से ज्यादा आपका जो असेसमेंट किया गया था उससे ज्यादा, और क्या है 20% से ज्यादा आपको क्रेडिट फैसिलिटी और दिया जा सकता है। क्योंकि नॉर्मली आपने सोचा था कि नहीं 100 करोड़ डॉलर का हमारे पास एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन आपके पास ऑर्डर एकाएक बढ़ जाता है, आ जाता है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वैसे केस में बैंक जो है सो नॉट लेस देन 20% आपको और फैसिलिटी दे देती है क्रेडिट का। ठीक है, लोन दे देती है। आगे है फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट फ्रॉम कार्ड होल्डर वुड बी प्रोसेस्ड क्विकली। एक तो तुरंत जैसे ही आपने एप्लीकेशन दिया बैंक में कि हमें चाहिए एक्सपोर्ट क्रेडिट चाहिए, तो उसके लिए बैंक जो है 25 डेज, 15 डेज और 7 डेज का समय लेती है। किस समय, जैसे फ्रेश एप्लीकेशन यदि है तो उसके केस में आपका 25 डेज के अंदर वो कंप्लीट कर देती है। आगे है कि रिन्यूअल यदि आपको करवाना है, जो आपने लिया हुआ था क्रेडिट फैसिलिटी उसको रिन्यूअल करवाना है तो 15 डेज में उसे कर देना है। और यदि एडहॉक लिमिट है कि एकाएक आपको जरूरत पड़ गई, एकाएक आपको और ज्यादा लिमिट की जरूरत पड़ गई, उस केस में आपको 7 डेज में ही वो कंप्लीट करके बैंक दे देती है। तो ये सब फैसिलिटी फ्रेंड अवेलेबल होता है किसके लिए, जो गोल्ड कार्ड स्कीम होल्डर होते हैं उनके लिए। ठीक है, बैंक वुड कंसीडर वेवर ऑफ कोलेट्रल, आपसे अलग से कोलेट्रल भी जब लोन दिया जाता है तो उस केस में नहीं लिया जाता है। एंड एग्जेम्पशंस फ्रॉम द ईसीजीसी इंश्योरेंस में भी आपको एग्जेम्पशन मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ द कार्ड होल्डर क्रेडिट वर्दीनेस एंड ट्रैक रिकॉर्ड। और ये सारी चीजों, बार बार कह रहा हूं कि क्रेडिट वर्दीनेस जो आपका है ना, जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर निर्भर करता है। ये सारी चीजों को यदि आप फुलफिल करते हैं जो कंडीशन उनका है तो आपको गोल्ड कार्ड स्कीम जो एक्सपोर्टर का है वो मिल जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ईडीपीएमएस। ईडीपीएमएस क्या होता है कि जो भी आपका एक्सपोर्ट से रिलेटेड डेटाज होते हैं, एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होते हैं, ये सारे को एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां अपडेट किया जाता है। मींस एक पोर्टल है, एक पोर्टल है जो आरबीआई के पास इसका सर्वर मेंटेन होता है, जहां पे ऑथराइज डीलर बैंक जो है इस चीज को क्या करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है एक्सपोर्ट से रिलेटेड वो सारे इंफॉर्मेशन को ये सिंगल प्लेटफॉर्म पे अपडेट करते हैं। समझ में आ रहा है, ये कब शुरू किया गया, ये 1 मार्च 2014 को शुरू किया गया है। उससे पहले ये मैनुअल हुआ करते थे। इसमें क्या क्या और किया जाता है, क्या क्या अपडेट किया जाता है, जैसे कि आपका हैंडलिंग ऑफ शिपिंग बिल्स, जो बिल्स होते हैं, जो शिपमेंट होता है उसके बाद बिल एक्सपोर्टर के द्वारा जो जमा किया जाता है उस कस्टम डिपार्टमेंट में, वो सारे बिल्स को भी क्या किया जाता है, अपडेट किया जाता है। यहाँ पे कॉशन लिस्ट में किस कौन कौन से एक्सपोर्टर हैं उसके लिए भी अपडेशन किए जाते हैं। डिलेड यूटिलाइजेशन ऑफ एडवांसेस रिसीव्ड फॉर एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर ने क्या एडवांस ले लिया लेकिन अभी उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे कितने
एक्सपोर्टर्स हैं, ये सारे डेटा को मेंटेन किया जाते हैं। एक्सपोर्ट्स आउटस्टैंडिंग बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड पीरियड, एक्सपोर्ट फैसिलिटी तो ले लिया है, क्रेडिट फैसिलिटी ले लिया है, या तो क्रेडिट फैसिलिटी लिया है, या तो आपको ये भी पता है कि यदि एक्सपोर्ट करना है गुड्स का तो उसके लिए पहले ईडीएफ फॉर्म आपको भरना पड़ता है या सॉफ्ट टैक्स फॉर्म भरना पड़ता है। ईडीएफ फॉर्म हो गया गुड्स के लिए और सॉफ्ट टैक्स होता है आपका सॉफ्टवेयर के लिए। तो सॉफ्ट टैक्स या ईडीएफ फॉर्म अब यदि आपने भरा है तो उसके बाद ये होता है कि हाँ कितने दिन में उसका जो रियलाइजेशन है वो इंडिया में आना है, उसका पेमेंट आना है, ये सारी चीजों का डिक्लेरेशन आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पे ये भी अपडेट किया जाएगा कि वैसे कितने एक्सपोर्टर्स हैं जिन्होंने जो टाइम जो जितना टाइम जैसे तो 6 मंथ होता है, सॉरी 9 मंथ होता है नॉर्मल केस में कि 9 मंथ्स तक आपका पेमेंट आ जाना चाहिए इंडिया में, और नहीं तो यदि 15 मंथ है कि आपका वेयर हाउस दूसरे कंट्री में है, वहां से वेयर हाउस के थ्रू यदि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 15 मंथ्स होता है। तो इस पीरियड के बाद भी कौन कौन से बिल रियलाइज नहीं हुए हैं, उसके आउटस्टैंडिंग जो है, ये सारी चीजों का भी यहाँ पे अपडेशन किया जाता है। Updations data related to inform RBI for putting the exporters in the caution list। वैसे एक्सपोर्टर्स का जो आरबीआई को इन्फॉर्म किया जाता है कि ये सारे एक्सपोर्टर्स जो हैं ये कॉशन लिस्ट में आना चाहिए, ये सारे का नेगेटिव इफेक्ट है सारी चीजों का, जो भी क्राइटेरिया है उसके आधार पे, तो आरबीआई को भी इन्फॉर्म किया जाता है। तो कहने का मतलब ईडीपीएमएस क्या है? ईडीपीएमएस एक पोर्टल है, एक सिंगल पोर्टल है जिसमें एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन डेटा होते हैं उसे अपडेट किया जाता है। ये सर्वर आरबीआई के कंट्रोल में होता है। बात समझ में आ गई? आगे देखिए एक्सटेंशन टाइम, यदि टाइम एक्सटेंशन लिया जाता है, जैसे अभी बताया ना हमने कि 9 मंथ और 15 मंथ्स का ये जो होता है, ये नॉर्मल आपका जब एक्सपोर्ट किया जाता है इतने दिनों में रियलाइज हो जाना चाहिए जो पेमेंट होता है। इससे भी यदि ज्यादा चाहिए किसी एक्सपोर्टर को, नहीं इतने दिनों में हमारा पेमेंट नहीं आएगा, इससे ज्यादा हमें समय चाहिए, तो उसके लिए आपको पता है कि ईटीएक्स फॉर्म भरा जाता है, एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको ईडीपीएमएस में अपडेट किया जाता है ना। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स एंड डिटेल्स ऑफ द एक्सपोर्ट्स बिल रिटर्न ऑफ बाय एडी बैंक्स आर आल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन ईडीपीएमएस। बहुत सारे बिल्स हैं जो लगता है कि अब आएगा ही नहीं, उसका राइट ऑफ कर दिया जाता है। ये सब लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि राइट ऑफ क्या होता है ना, एक्सटेंशन कितने दिनों का मिलता है एक बार में, किस प्रकार से लिया जाता है, ये सारे चीज का डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जैसे राइट ऑफ किया जाता है अमाउंट का कि नहीं, ये अमाउंट तो अब आएगा ही नहीं, तो ये सारा इंफॉर्मेशन भी ईडीपीएमएस में अपडेट किया जाता है। आप इतना याद रखिए कि जो भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो ईडीपीएमएस में अपडेट किए जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए अगला क्या है कि बैंक्स आर नाउ रिक्वायर्ड टू डिसकंटिन्यू सेपरेट एक्सओएस रिपोर्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। होता क्या था कि कोई जो एक्सपोर्ट बिल है वो आउटस्टैंड कर रहा है आपका, वो आउटस्टैंड कर रहा है, जो टाइम दिया गया है उससे ज्यादा आउटस्टैंड कर रहा है, तो वैसे की रिपोर्टिंग आरबीआई को करना होता था ऑथराइज्ड डीलर के द्वारा। लेकिन अब इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है क्योंकि ये इसका जो रिपोर्टिंग है वो थ्रू ईडीपीएमएस अब होगा। तो ईडीपीएमएस जब होता है तो एक्सओएस जो मैनुअल होता था उस चीज को अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, फैक्टरिंग एंड फोरफेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार समझते हैं, समझ नहीं आता है, देखिए आज बिल्कुल समझ में आएगा आपको। होता क्या है कि कोई एक्सपोर्टर है, ये एक्सपोर्टर क्या गुड्स को एक्सपोर्ट करता है दूसरे कंट्री में इंपोर्टर के पास। ठीक है, इसके बदले में इसे पेमेंट जो मिलेगा, ये पेमेंट जो बिल ड्रॉ किया गया है, इसका जो पेमेंट मिलेगा बिल ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है, वो पेमेंट इसका कुछ मंथ के बाद मिलेगा। मान लीजिए कि 1 मंथ के बाद मिलेगा, 2 मंथ के बाद मिलेगा। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉ किया गया है एक्सपोर्टर के द्वारा, उसका जो पेमेंट मिलना है वो कुछ मंथ के बाद मिलेगा, अभी तो नहीं मिलेगा। लेकिन एक्सपोर्टर को जरूरत पड़ जाती है फंड का अभी, तो एक्सपोर्टर कहाँ है, बिल को लेकर के पहुंचता है बैंक के पास। कहां पहुंचता है? बैंक के पास। अब बैंक क्या करती है कि उस बिल को या तो डिस्काउंट करती है, डिस्काउंट कब किया जाएगा, जब यूजांस बिल होगा। ठीक है, परचेज किया जाता है जब आपका साइट बिल होगा। तो या तो परचेज किया जाता है, डिस्काउंट किया जाता है, या तो एलसी यदि इन्वॉल्व है तो उसका नेगोशिएट किया जाएगा। ये सारी चीजों का डिस्कशन हमने कर लिया है। लेकिन आपको इतना समझना है कि बिल का जो पेमेंट है वो बैंक अभी कर देता है एक्सपोर्टर को। ड्यू डेट आया नहीं है बिल का, लेकिन ये एक्सपोर्टर को क्या करता है, इसका पेमेंट कर देता है, अपना कमीशन लेकर के अपना पेमेंट कर देता है। वो बात समझ में आ गई? और जब ड्यू डेट आता है तो बैंक उस चीज को रियलाइज करवा लेता है अपना, बैंक को उसका पैसा मिल जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको।
ये तो हुआ जब बैंक के थ्रू ये काम करवाया जाता है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे बैंक के जगह पे यदि कोई कंपनी हो, कोई दूसरी कंपनी जो इस काम को कर रहा हो, जो बैंक ना हो, तो उसी केस में फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग का रोल आता है। बात समझ में आ गई? ये सारे प्रोसेस आपके सेम होते हैं, लेकिन यहां पे जो बैंक है इसके जगह पे कोई दूसरी कंपनी होती है, तो वैसे केस में ये फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग कहलाता है। ठीक है, अब फैक्टरिंग कब कहलाएगा, फॉरफिटिंग कब कहलाएगा, ये अलग चीज है, ये हम समझेंगे। लेकिन फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग का मतलब हो गया कि बैंक की जगह पे जब दूसरा इंस्टीट्यूशन आकर के उस चीज का काम करता है, तो उस प्रोसेस को ही फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग बोला जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई? चलिए आगे देखिए। अब इसमें होता क्या है कि एक्सपोर्टर जो है, एक्सपोर्टर के पास जो बिल है, उस बिल को, वो जो बुक डेट है, बिल मींस क्या, जो बुक डेट है जिसे डेटर से उसे पैसा लेना है, उसे सेल कर देता है बैंक के अलावा कहीं दूसरे इंस्टीट्यूशंस के पास, तो ये आपका फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग कहलाता है। ये आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब फैक्टरिंग हम समझते हैं और फॉरफिटिंग फिर अलग से समझेंगे कि क्या होता है। देखिए, फैक्टरिंग इज अ टाइप ऑफ फाइनेंस इन विच अ बिजनेस कंसर्न मीन एक्सपोर्टर, ठीक है, सेलर, सेल इट्स अकाउंट्स रिसीवेबल इनवॉइस। अकाउंट रिसीवेबल मतलब जो पैसा उसे मिलना है, रिसीवेबल जो रिसीव होना है, जो इनवॉइस है जिसके थ्रू वो बता सकता है कि ये पैसा हमारा मिलना है, तो उसे क्या करता है, सेल कर देता है टू अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के पास, यहां बैंक इन्वॉल्व नहीं है, थर्ड पार्टी के पास सेल कर देता है, जिसे फैक्टर बोला जाता है। वो जो पार्टी है जिसके पास वो सेल किया जाएगा, जो बैंक के जगह पे वो काम करती है, तो वो फैक्टर कहलाएगी। ठीक है, अदर देन बैंक, बैंक के अलावा, बैंक के पास नहीं, किसी दूसरी पार्टी के पास, वो पार्टी कौन, क्या कहलाएगी, फैक्टर। ठीक है, टू मीट्स इट्स शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स अप टू 75 to 80% ऑफ इनवॉइस वैल्यू। और फिर ये पार्टी जो है, जो फैक्टर है, जो पैसा को देगी इनवॉइस के बदले में, पैसा को जो एक्सपोर्टर को मिलेगा, वो 75 to 80% फंड्स मिल जाता है। तो इसका क्या बाकी परसेंट नहीं मिलता है क्या? नहीं मिलता है, लेकिन कब मिलेगा, जब वो एक्चुअली में बिल रियलाइज हो जाएगा, फैक्टर उसका पैसा ले लेगा इंपोर्टर से, तो फिर उसका जो बाकी पैसा है वो दे दिया जाता है एक्सपोर्टर को। तो फिर यहां फैक्टर को क्या मिलेगा, फैक्टर अपना कमीशन लेता है। बात समझ में आ गई? तो फैक्टरिंग आपको समझ में आ गया होगा। द फैक्टर परचेजेज द क्लाइंट्स बुक डेट। जो फैक्टर है, फैक्टर मींस क्या, जो फैक्टरिंग का काम कर रहे हैं, फैक्टरी का काम मतलब क्या हो गया कि जहां बैंक के पास एक्सपोर्टर पहुंचता था, तो बैंक के पास ना पहुंच के किसी पार्टी के पास पहुंच रहा है, कोई इंस्टीट्यूशंस के पास पहुंच रहा है, और वो क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट का जो बिल है उसके बदले पैसा एक्सपोर्टर को दे देता है, वही फैक्टर कहलाता है। तो वही कह रहा है, द फैक्टर परचेजेज द क्लाइंट्स बुक डेट। क्लाइंट्स मीन एक्सपोर्टर का जो बुक डेट है, जो बिल रिसीवेबल है, उसे परचेज कर लेता है वो, आइदर विद और विदाउट रिकॉर्ड्स बेसिस। यहां देखिए, यही डिफरेंस है फैक्टरिंग में और फॉरफिटिंग में, ध्यान से समझिए। यहां जो फैक्टरिंग की बात कर रहा है, इसमें विद और विदाउट रिकॉर्ड्स बेसिस पे ये काम करता है, दोनों बेसिस पे हो सकता है, विद रिकॉर्ड्स और विदाउट रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये क्या होता है, इसको आप समझिए। यदि यहां पे जो फैक्टर है, उन्होंने क्या किया, जो बुक डेट है उसे परचेज कर लिया। अब यदि इंपोर्टर पैसा नहीं देता है फैक्टर को, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनेगी, उसके आधार पे विद रिकॉर्ड्स और विदाउट रिकॉर्ड्स होता है। यदि इंपोर्टर ने पैसा नहीं दिया, जैसे ये फैक्टर है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिल तो परचेज कर लिया, इनवॉइस परचेज कर लिया, किसका, एक्सपोर्टर का। अब ये पेमेंट कहां से लेगा, इंपोर्टर से लेगा। जब टाइम आएगा, उसका रियलाइजेशन का डेट आएगा, तो इंपोर्टर से वो पैसा ले लेगा फैक्टर। लेकिन यदि इंपोर्टर ने डिफॉल्ट कर गया, नहीं दिया पेमेंट, तो ये फैक्टर की क्या, इसके पास क्या राइट है, इसके आधार पे विद और विदाउट रिकॉर्ड्स होता है। यदि जो फैक्टर है वो वापस एक्सपोर्टर से पैसा मांग सकता है कि नहीं, आपके इंपोर्टर ने मुझे पेमेंट नहीं किया, तो वैसे बेसिस को विद रिकॉर्ड्स बेसिस बोला जाता है, विद रिकॉर्ड्स बेसिस। और यदि लायबिलिटी खुद फैक्टर की ही हो जाती है, एक्सपोर्टर अपना बोलता है कि हमें मतलब नहीं है, आपको मिलेगा पैसा नहीं मिलेगा, तो वैसे केस में विदाउट रिकॉर्ड्स बेसिस कहलाता है। तो यही डिफरेंस है कि जो फैक्टरिंग होता है वो विद और विदाउट रिकॉर्ड्स दोनों बेसिस पे हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स आगे हम पढ़ेंगे जो फॉरफिटिंग होगा वो सिर्फ विदाउट रिकॉर्ड्स बेसिस पे काम करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई।
आगे देखिए, द परचेज ऑफ बुक डेट इज सेंट्रल टू द फंक्शंस ऑफ द फैक्टरिंग। ऐसे तो फैक्टरिंग जो होता है उसका मेन काम होता है परचेज करना, बुक डेट को परचेज करना, जो एक्सपोर्टर के बुक डेट है, जो बिल रिसीवेबल्स है, उसे परचेज करना और एक्सपोर्टर को फंड देना, पेमेंट देना। लेकिन इसके अलावा वाइल क्रेडिट कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेल लेजर आर आल्सो आर अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फैक्टर। देखिए यहां पे फंसाया जा सकता है क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन ये दे देगा कि सिर्फ और सिर्फ फैक्टरिंग प्रोसेस में बुक डेट है उसे परचेज किया जाता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। बुक डेट तो प्राइमरी, बुक डेट को परचेज करना प्राइमरी वर्क तो है ही फैक्टरिंग में, लेकिन इसके अलावा क्रेडिट कंट्रोल आपको यह भी बताएगा कि किस प्रकार से आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए, किस इंपोर्टर को करना चाहिए एक्सपोर्ट, उसका क्रेडिट वर्दीनेस क्या है दूसरे कंट्री में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेल्स, आपके जो लेजर्स हैं उसको भी अपडेट किया जाएगा, उसका भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम आपको मतलब हेल्प कर सकता है। तो ये सारे सर्विसेज भी फैक्ट्री के केस में दिए जाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मेन वर्क क्या होता है, परचेज ऑफ बुकलेट। बात समझ में आ गई। देखिए इंडिया की बात करें तो 1990 में इसका रिकमेंडेशन जो है कल्याण सुंदरम कमेटी के बाद ये फैक्टरिंग का जो वर्क है, फैक्टरिंग का जो सिस्टम है वो इंडिया में शुरू किया गया था, है ना, सेटअप बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू एग्जामिन द फैसिलिटी फिजिबिलिटी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द फैक्टरिंग इन इंडिया। इसके कमेटी कहने के बाद इंडिया में क्या इसका क्या हो सकता है, फिजिबिलिटी क्या है, ये चीज शुरू किया गया। और तो कह सकते हैं कि 1990 के बाद से फैक्टरिंग का जो सिस्टम है वो इंडिया में भी शुरू हुआ। देखिए प्रोसेस इन फैक्टरिंग क्या होता है इसको समझिए, किस प्रकार से काम करता है फैक्टरिंग। अभी तक आपने क्या समझा, जैसे कि एक्सपोर्टर है, ये एक्सपोर्टर के पास क्या है, बिल रिसीवेबल्स है, जहां से पैसा मिलना है इंपोर्टर से इसे इसके पास है। अब इसे पैसा तुरंत चाहिए, तो तुरंत चाहिए ड्यू डेट से पहले, तो ये कहां पहुंचता है, ये पहुंचता है फैक्टर के पास। किसके पास पहुंचता है, फैक्टर के पास। फैक्टर कौन है, जो बैंक के अलावा कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन, जो कंपनी जो इस काम को कर रहा होता है कि ये जो इनवॉइस है, इस इनवॉइस के बदले में इसे पहले ही पैसा ड्यू डेट से पहले ही फैक्टर ने एक्सपोर्टर को दे देता है। लेकिन ये पैसा तुरंत ही, पेमेंट तुरंत तो नहीं कर देगा, इसके लिए ये भी तो कुछ चेक करेगा ना। तो ये कहां पहुंचता है, ये पहुंचता है फैक्टर के पास। फिर से ये कौन सा फैक्टर के पास पहुंचता है भाई, तो ये पहुंचता है इंपोर्टर्स के कंट्री में जो फैक्टर हैं, इसी के जो ब्रांच है या इसी के जो काउंटर पार्ट्स है वहां पे दूसरे कंट्री में इंपोर्टर्स जहां पे, वहां पे उसे बोला जाता है इंपोर्ट फैक्टर। क्या बोला जाता है, इंपोर्ट फैक्टर। कहां पे, जो इंपोर्टर्स के कंट्री में है। और ये एक्सपोर्टर के कंट्री में है तो इसे बोला जाता है एक्सपोर्ट फैक्टर। क्या बोला जाता है, एक्सपोर्ट फैक्टर, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट फैक्टर है, ये पहुंचता है इंपोर्ट फैक्टर के पास और बोलता है भाई जो इंपोर्टर है जिससे हमें पैसा वापस लेना है ड्यू डेट में, उसका क्रेडिट वर्दीनेस कैसा है ये चेक करके हमें बताओ। अब ये इंपोर्ट फैक्टर इसे बताता है और उसके बाद फिर इसका जो है बिल का पेमेंट ये एक्सपोर्टर को कर देता है। ये लगभग आपका 75 to 80% के आसपास जो बिल का अमाउंट है वो पेमेंट कर देता है एक्सपोर्टर को, ठीक है। अब क्या होता है कि ये इनवॉइस को, ये जो बिल है ये भेज देता है इंपोर्टर्स को, इंपोर्ट फैक्टर को, जो इंपोर्टर्स के कंट्री में फैक्टरिंग का काम कर रहा है। और जब ड्यू डेट आता है तो ये इंपोर्टर पहुंचता है किसके, ये जो इंपोर्ट फैक्टर है ये पहुंचता है इंपोर्टर के पास। किसके पास पहुंचता है, इंपोर्टर के पास, जिसे आप परचेजर भी कहते हैं, ठीक है। ये पहुंचता है इंपोर्टर के पास। अब ड्यू डेट में यदि पैसा इंपोर्टर ने दे दिया इंपोर्ट फैक्टर को, तो ये फिर ये जो पेमेंट है ये वापस कर देता है इसे, ठीक है। अब ये जो पेमेंट वापस किया गया तो ये 100% पेमेंट करेगा ना, तो 100% में से चूंकि यहां पे पहले इन्होंने 75 to 80% दिया था, तो रिमेनिंग जो 20 to 25% बचेगा ये वापस कर देगा एक्सपोर्टर को। तो फिर इसे क्या मिला, फैक्टर को क्या मिला, एक्सपोर्ट फैक्टर को, तो ये अपना इंटरेस्ट चार्ज करता है और दूसरी बात है कि अपना कमीशन चार्ज वगैरह जो है ये डिडक्ट कर लेता है उससे और रिमेनिंग अमाउंट को दे देता है किसे, एक्सपोर्टर को। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका प्रोसेस जो फैक्टरिंग का प्रोसेस होता है। एक चीज और समझिए, यदि ड्यू डेट में इंपोर्टर्स ने पैसा नहीं दिया, पेमेंट नहीं दिया, तो वैसे केस में ये जो इंपोर्ट फैक्टर है ये किस रोल में आ जाता है, एक्सपोर्टर के रोल में आ जाता है। और ये जो भी लीगल एक्शंस वगैरह है वो इंपोर्टर पे ले सकता है क्योंकि इसको राइट मिला हुआ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें यहां पे काम करती है जो आपका फैक्टरिंग का
प्रोसेस होता है फ्रेंड्स। अब उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब फैक्टरिंग के टाइप्स कितने होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, सिंगल फैक्टर सिस्टम क्या होता है? सिंगल फैक्टर सिस्टम मींस यदि आपका जिस कंट्री में एक्सपोर्टर है और दूसरे कंट्री में जो इंपोर्टर हैं, दोनों एक ही जो फैक्टर है उससे अप्रोच कर रहा है, तो वैसे केस में सिंगल फैक्टर सिस्टम कहलाएगा। समझ में आया? जैसे देखिए, एक्सपोर्टर आपका इंडिया में है और यूएसए में जो है, यूएसए में आपका इंपोर्टर है, यूएसए में इंपोर्टर है। अब ये जिस फैक्टर के पास यहां पे पहुंच रहा है अपने कंट्री में, इंडिया में, एक्सपोर्टर भी इंपोर्टर भी जो है सो अपने कंट्री में वैसे फैक्टर के पास पहुंच रहा है जो ये दोनों सेम है। दोनों सेम है मतलब इसी का ब्रांच यहां पे है। इससे क्या होता है कि प्रोसेस फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को सिंगल फैक्टर सिस्टम बोला जाता है। ठीक, लेकिन टू फैक्टर सिस्टम क्या होगा कि ये किसी और फैक्टर के पास पहुंच रहा है और ये जो है वो किसी और फैक्टर के पास, मतलब ये सेम नहीं है ना, ये दोनों सेम नहीं है, इसी का काउंटर पार्ट ये नहीं है। तो ऐसे केस में जो फैक्टरिंग होता है ये टू फैक्टर सिस्टम कहलाता है। समझ में आ गई बात? अब देखिए, डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टरिंग क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टरिंग, जब ये फैक्टर यहां एक्सपोर्टर के इंपोर्टर के कंट्री में कोई फैक्टरिंग का काम नहीं कर रहा है, एक्सपोर्टर के कंट्री में जो एक्सपोर्ट फैक्टर है यही आपका सारा काम करता है। यही आपका इंपोर्टर से कांटेक्ट करता है, इंपोर्टर का क्रेडिट वर्दीनेस चेक करता है और सारा काम यदि खुद ही कर रहा है एक ही फैक्टर, तो वैसे टाइप के जो फैक्टर होते हैं उसे बोला जाता है डायरेक्ट फैक्टर, डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टरी। समझ में आ रहा है? नाम से याद रखिएगा, डायरेक्ट ये खुद ही सब काम करता है। सिंगल मींस दोनों कंट्री में सेम फैक्टर है वो सेम रहेंगे, तो वो सिंगल फैक्टरिंग सिस्टम कहलाता है। और यदि दोनों कंट्री में अलग अलग फैक्टर है तो वैसे केस में टू फैक्टर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, देखिए, वेयर टू डिफरेंट फैक्टर इन टू कंट्रीज आर यूज्ड बोथ इंडिपेंडेंटली रेंडरिंग सर्विसेज टू द एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स, वैसे केस में टू फैक्टर सिस्टम कहलाता है। अगला है आपका डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टरिंग। ये क्या होता है? ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टरिंग तो समझ लिया कि एक्सपोर्टर के कंट्री में जो फैक्टर है वही सारा काम खुद ही करता है, तो वो कहलाता है डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टरिंग। लेकिन यदि इंपोर्टर्स के कंट्री में जो फैक्टर है और इंपोर्टर उस चीज को अरेंज करके दे रहा है और वो जो प्रोसेस है वो भी सिंगल ही, इंपोर्टर के कंट्री में सिर्फ जो फैक्टर है वही ये सारे काम को करके देते हैं, तो वैसे केस में डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टरिंग कहलाता है। ठीक है, देखिए, हियर ओनली वन फैक्टर बेस्ड इन इंपोर्टर्स कंट्री इज इंगेज्ड। ठीक है, ही इज इंगेज्ड बाय द इंपोर्टर्स टू प्राइमरली फैसिलिटेट फाइनेंसिंग ऑफ द डेट। एक्सपोर्टर को बोलता है कि भाई आपको पहले पेमेंट चाहिए ड्यू डेट से पहले ही, ठीक है, हम फैक्टरिंग को यहाँ अरेंज करके दे रहे हैं, यहां से आप जो है सो इस चीज को ले सकते हैं, तो वैसे डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टरिंग कहलाता है। अब देखिए, इसके बारे में ऑलरेडी हमने जिक्र कर लिया है कि रिकॉर्स फैक्टरिंग और विदाउट रिकॉर्स फैक्टरिंग क्या होता है, ये इसके बारे में समझ लिए हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी समझिए। रिकॉर्स फैक्टरिंग, अभी हमने कहा था कि ऑन रिकॉर्स फैक्टरिंग द फैक्टर डज नॉट टेक ऑन द रिस्क ऑफ बैड डेट्स। जो फैक्टर है, यदि इंपोर्टर डिफॉल्ट करता है, पेमेंट नहीं मिलता है ड्यू डेट पे, तो उस केस में फैक्टर रिस्क नहीं लेता है अपने ऊपर, फिर वो कहां से अमाउंट को रिकवर करता है? दे आर एबल टू रिक्लेम देयर अमाउंट फ्रॉम एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर को बोलता है भाई हमने जो आपको पेमेंट दिया था 75 to 80% जो पेमेंट दिया है वो हमें वापस करो, क्योंकि आपके इंपोर्टर ने हमें पेमेंट नहीं दिया। तो ये वापस एक्सपोर्टर से रिक्लेम कर सकता है, लेकिन वही विदाउट रिकॉर्स में ऐसा नहीं कर सकता है। यहां फैक्टर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है यदि पेमेंट नहीं मिलता है ड्यू डेट में उसके लिए। ठीक है, अब इसके फीचर्स के बारे में यदि हम लोग बात करें कि क्या क्या फीचर्स इसके हैं, क्या एडवांटेज है, तो देखिए, इमीडिएट जो है फाइनेंसिंग हो जाता है 75 to 80% इनवॉइस वैल्यू का। किसे हो जाता है? एक्सपोर्टर को तुरंत मिल जाता है 75 to 80% का, वेट नहीं करना पड़ता है ड्यू डेट का। एक तो ये फायदा है। नो नीड फॉर एलसी, ये देखिए यहां इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि यहां एलसी की जरूरत नहीं होती है कि नहीं आप एलसी हमें एलसी का प्रूफ दीजिए, एलसी दीजिए, उसके बाद ही आपको हम पेमेंट देंगे, तो वैसा जरूरी नहीं है। 10 सेविंग कॉस्ट फॉर द इंपोर्टर, तो इंपोर्टर को यहां पे जो कॉस्ट लगता किस चीज के लिए, एलसी इशू करवाने के लिए, वो कॉस्ट भी बच जाता है। तो यहां एलसी का रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, अगला है क्रेडिट चेक ऑन इंपोर्टर्स और बायर। इंपोर्टर्स और बायर के लिए क्रेडिट भी यहां चेक किया जाता है। जैसे एक्सपोर्टर जब पहुंचता है फैक्टर के पास, तो और भी फैसिलिटी,
जो बिल इनवॉइस है उसका पेमेंट तो देता ही है, और यदि एक्सपोर्टर चाहे तो इंपोर्टर्स की क्या क्रेडिट वर्दीनेस है उसे भी चेक करके वो देता है। ठीक है, ये भी एक फायदा हो जाता है एक्सपोर्टर के लिए। सेल्स लेजर एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेनेंस, यदि जो सेल्स लेजर है उसके मेंटेनेंस के लिए भी फैक्टरिंग के केस में फैक्टर से ले सकता है, बेनिफिट ये ले सकता है। समझ में आ रहा है ये क्या, ये बात समझ में आई ना कि सेल्स लेजर की जो लेजर मेंटेन किया जाता है एक्सपोर्टर के द्वारा, उसमें भी असिस्टेंस वो प्राप्त कर सकता है फैक्टर से। ठीक है, अगला है क्रेडिट प्रोटेक्शंस ऑन ऑल अप्रूव्ड डेट्स लिमिट। क्रेडिट प्रोटेक्शंस मिल जाता है फैक्टर को, क्योंकि जब जो इनवॉइस का जो अमाउंट है उस अमाउंट को वो पहले से ही ले लेता है ड्यू डेट से पहले, इसका मतलब बाद में डिफॉल्ट भी करे तो भी उस केस में क्या है, दिक्कत नहीं होती है एक्सपोर्टर को यदि वो विदाउट रिकॉर्ड्स बेसिस पे है। तो इस तरह से क्रेडिट का प्रोटेक्शंस भी उसे मिल जाता है। अगला है फ्रेंड्स एडवाइजरी सर्विसेज फॉर न्यू एरिया एंड कंट्रीज। अब दूसरे कंट्री में इंपोर्टर किस प्रकार से हैं इसे जानकारी नहीं है, तो फैक्टर क्या करता है, उसको जो दूसरे कंट्री में जो इंपोर्टर्स हैं उसके क्रेडिट वर्दीनेस कैसा है, न्यू एरिया में है पता ही नहीं है एक्सपोर्टर को, तो वो उस चीज को भी चेक करके देता है, उस चीज के लिए भी एडवाइस करता है। तो ये सारे एडवांटेज हैं किसके, ये सारे एडवांटेज हैं फैक्टरिंग का। अब फ्रेंड्स फॉरफेटिंग की बात करते हैं। यदि फैक्टरिंग आपने समझ लिया, जो इतना ज्यादा आपको समझाने में मैंने इसलिए समझ लिया ताकि फॉरफेटिंग आपको समझने में ज्यादा मुश्किल ना हो। देखिए फॉरफेटिंग फ्रेंड्स सेम ही है फैक्टरिंग के जैसा, लेकिन ये जो काम करता है विदाउट रिकॉर्ड्स पे काम करता है। वो था विद रिकॉर्ड्स और विदाउट रिकॉर्ड बेसिस, यहां पे सिर्फ विदाउट रिकॉर्ड्स बेसिस पे काम करता है। इसका मतलब है कि यदि फैक्टर का पैसा डूब भी गया, इंपोर्टर पेमेंट नहीं किया, तो वो एक्सपोर्टर से क्लेम नहीं कर सकता है, ये विदाउट रिकॉर्ड्स है। तो विदाउट रिकॉर्ड्स बेसिस जो होता है वो फॉरफेटिंग में कंपल्सरली है। ठीक है, लेकिन फैक्टरिंग में दोनों है, विदाउट रिकॉर्ड्स और विद रिकॉर्ड्स बेसिस दोनों अवेलेबल है। ठीक है, यहां पे क्या होता है, फिक्स्ड रेट बेसिस पे होता है, हालांकि वहां भी फिक्स्ड रेट बेसिस पे होता है कि आपने जो भी इनवॉइस का वैल्यू है, जो बिल का वैल्यू है उसका, उसमें जो फैक्टरिंग में क्या देखा कि 75 to 80% दे दिया जाता है, वो फिक्स्ड रेट पे होता है कि जब वापस किया जाएगा तो उसी अमाउंट पे किया जाएगा, उस जो रिमेनिंग अमाउंट है वो उसको वापस किया जाएगा, वो फिक्स्ड रेट पे होता है। ठीक है, यहां भी फिक्स्ड रेट पे होता है, समझ में आ रहा है। वहां जो फैक्टरिंग का काम किया जाता था उसे क्या बोला जाता था, फैक्टर बोला जाता था, लेकिन यहां जो फॉरफेटिंग का काम करेगा उसे फॉरफेटर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, फॉरफेटर बोला जाएगा। ठीक है, वहां पार्टियां कितनी इन्वॉल्व थी, 3 पार्टियां इन्वॉल्व थी। कौन कौन, एक आपका फैक्टर, दूसरा क्लाइंट जिसे एक्सपोर्टर कहते थे, और तीसरी पार्टियां थी परचेजर जो इंपोर्टर का रोल करता था। ठीक है, तो 3 पार्टियां होती थी, यहां 5 पार्टियां होगी, 5 पार्टी इन्वॉल्व होगी। कौन कौन सा, एक तो आपका फॉरफेटिंग का जो काम कर रहा है फॉरफेटर होगा, है ना, एक तो आपका एक्सपोर्टर हो गया क्लाइंट, इंपोर्टर होगा, और फाइनेंसर जिसे फॉरफेटर कहेंगे जो आपका फॉरफेटिंग का काम कर रहा है। तो 3 पार्टियां तो हो गई, क्या क्या हो गई, एक आपका एक्सपोर्टर जो क्लाइंट कहलाता है, इंपोर्टर जिसे परचेजर भी कहते हैं, और फाइनेंसर जिसे आप फॉरफेटर भी कहेंगे। ये 3 पार्टियां तो होती है, वहां भी 3 पार्टियां थी, यहां भी 3 पार्टियां, लेकिन एक्स्ट्रा जो 2 पार्टियां होगी, यहां पे बैंक्स फॉर एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर के कंट्री में एक बैंक होगा, एंड द इंपोर्टर्स के कंट्री में एक इंपोर्टर्स का बैंक होगा। ये 2 बैंक यहां पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां 5 पार्टियां हो जाती है। अब ये बैंक का काम क्या है, तो जिस तरह से एलसी इशू करवाया जाता था, एलसी का कंफर्मेशन गारंटी वगैरह लिया जाता था, है ना, एक्सपोर्टर क्या करता था, गारंटी लेता था। किससे गारंटी लेता था, जो इशूइंग बैंक है उससे। ठीक है, उसी प्रकार से यहां भी जो है सो आपका एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के कंट्री में 2 बैंक इन्वॉल्व होता है, जिससे कि फॉरफेटिंग का जो काम किया जाता है फॉरफेटर के द्वारा वो सिक्योर्ड हो सके, उसमें कोई क्या है रिस्क ना हो। इसी वजह से फ्रेंड्स ये विदाउट रिकॉर्ड्स बेसिस पे होता है, क्योंकि जब यहां बैंक इन्वॉल्व हो ही गया है तो यहां पे विद रिकॉर्ड्स नहीं विदाउट रिकॉर्ड्स है कि यदि इंपोर्टर्स नहीं दिया पेमेंट तो हम देख लेंगे, इसलिए इस केस में विदाउट रिकॉर्ड्स बेसिस पे काम होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके लिए आपका बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट जो इंपोर्टर के द्वारा उसे एक्सेप्ट करके दिया जाता है वो आपका होता ही है, बैंक इन्वॉल्व होता है। एक्सेप्ट किया जाता है किसके द्वारा, इंपोर्टर्स के द्वारा, एंड गारंटेड बाय द बैंक, और बैंक के द्वारा गारंटी भी उस चीज का दिया जाता है कि यदि पेमेंट नहीं करेगा तो पेमेंट हम करेंगे। तो यहां पे बैंक इन्वॉल्व हो जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। इंडिया में एक्जिम बैंक जो है ये काम करता है फॉरफेटर का। इंडिया में यदि बात करें तो एक्जिम बैंक आपका फॉरफेटर का काम करता है, इंडिया की तरफ से बात यदि हम करें तो उसकी बात है। ठीक है,
अब देखिए आगे इसके फीचर्स क्या क्या हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। उसके बाद आज की क्लास यहीं तक रहेगी आपकी। देखिए क्या है कि टेक अवे पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल रिस्क एसोसिएटेड विद द एक्सपोर्ट रिसीवेबल। यहां पे फायदा क्या हो जाता है एक्सपोर्टर को, ये किसके बिहाफ में हम देख रहे हैं, एक्सपोर्टर के बिहाफ में, कि एक्सपोर्टर को पॉलिटिकल और कॉमर्शियल रिस्क दूसरे कंट्री में क्या है उससे इसको, उससे क्या है ये बाहर निकल जाता है। बाहर निकल जाता है कहने का मतलब है कि जो भी इसे पेमेंट मिलना है वो फॉरफेटर के पास जाकर के वो पेमेंट ले लेता है, बाकी पॉलिटिकल और कॉमर्शियल रिस्क दूसरे कंट्री में क्या है उससे ज्यादा इसे मतलब नहीं होता है। ठीक है, कि बाद में दिक्कत ना हो जाए बिल रियलाइज होने में। नेक्स्ट है कि 100% इसमें फाइनेंस इसको मिल जाता है। ठीक है, क्यों मिल जाता है 100%, वहां कितना था 75 to 80% था, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहां जो है 100% उसे फाइनेंस मिल जाता है बिल के अगेंस्ट में। क्यों, क्योंकि यहां पे बैंक इन्वॉल्व होता है, बैंक गारंटी दिया होता है फॉरफेटर को, इसी वजह से यहां 100% फाइनेंस वो दे देता है एक्सपोर्टर को। ठीक है, विदाउट रिकॉर्ड्स फैसिलिटी, ये तो हमने समझ लिया कि ये हमेशा विदाउट रिकॉर्ड्स फैसिलिटी पे ही काम करता है, विद पे नहीं, विदाउट रिकॉर्ड्स पे। अगला है कि फ्रीडम फ्रॉम क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉलो अप। जो क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन जो फॉलो अप किया जाएगा उससे भी छुटकारा मिल जाता है कि इंपोर्टर से उसे फॉलो अप करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी फायदा हो जाता है। फिक्स्ड रेट फाइनेंसिंग होता है। फिक्स्ड रेट मतलब यहाँ फ्लक्चुएशन का जो करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क होता है वो भी यहाँ नहीं है। जिस अमाउंट पे इसे दिया गया है मतलब 100% अमाउंट तो मिल ही जाता है इसे, तो यहाँ पे ये दिक्कत नहीं होती है कि फ्लक्चुएशन रेट क्या होगा, तो ये भी एक फायदा हो जाता है। फ्रीडम फ्रॉम मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स फॉर द टेनर ऑफ द बिल, वही चीज है कि फिक्स रेट पे दिया जाता है तो इसका बाद में कितना उसका करेंसी का जो रेट होगा उससे इसका फ्लक्चुएशन पे निर्भर नहीं करता है। कोस्ट सेविंग्स ऑन एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, यह इंश्योरेंस के भी केस में यहाँ भी इसको फायदा हो जाता है कि अलग से इसका इंश्योरेंस नहीं करवाना पड़ता है। बिसाइड्स रिलेटेड पेपर वर्क, सिर्फ पेपर वर्क इसमें जरूरत होती है। तो ये सारे जो है फीचर्स हैं किसके, फॉरफेटर के। ठीक है, फॉरफेटिंग के, फॉरफेटर कौन कहलाते हैं, जो फॉरफेटिंग का काम करता है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें जो आपने अभी समझी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था फैक्टरिंग, फॉरफेटिंग, तो ध्यान से समझिएगा। यदि समझ नहीं आएगा दोबारा वीडियो को देखिए एक बार, जरूर समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। इतना समय मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि बार बार चीजों को समझाने में समय लग जाता है, इसीलिए यदि आप एक बार में इसे देखेंगे तो बहुत आसान है, समझ में आपको बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो एक वीडियो और आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।